नहीं मतलब यही तरीका सही है भाई, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत उसको सबसे पहले। चलो अब देखो 40 में से आधे से ज्यादा एमसीक्यू गलत करके बैठी है। लास्ट थर्ड लास्ट आई, ये हालत है। होते रहेंगे रोज 1-2 एमसीक्यू का टेस्ट होगा जब तक एग्जाम है, तो 1-2 सेट आज भी होंगे। जब पढ़ने के बाद लास्ट के हाफ एन आवर में एमसीक्यू का टेस्ट होगा। चलो सेट 5 निकालो, उसके एमसीक्यू देखते हैं। हाँ पूछिए, सेट नंबर बोलो। 15 का डाउट देखिए। चलिए बोलिए। 14 का 36 और 37। 14 का 36 क्वेश्चन देखो और 37। सो optimal pricing strategy, the director of the National School of Drama must decide what to charge a ticket to the comedy drama. If the price is set too low, the theatre will lose money, and if price is too high, people won't come. तो ऐसा प्राइस रखना है कि लोग आ भी जाएं, उन्हें ज़्यादा भी ना लगे। अगर कम रख देगा तो थिएटर का लॉस है। सो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस ये पाया गया कि ये सेट नंबर 14 है, 36th क्वेश्चन, ठीक है। सो ये पाया गया कि पी एक्स की क्या वैल्यू होगी, दैट इज -x² + 22x - 40, वेयर x इज द कॉस्ट ऑफ टिकट, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 से 25 तक ये वेरी कर सकता है। व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट दैट वुड अलाउ द थिएटर टू ब्रेक इवन, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉस्ट। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया जाता है। ध्यान दो अर्पिता, तुम्हारा भी सवाल ऐसे ही था। तो लोवेस्ट कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, x² प्लस -22x प्लस 40, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, -x² a² है, और इसको ऐसा मानो -2ab, -2a और b, तो ये b की वैल्यू होगी कि नहीं, देख लो 2ab है कि नहीं, या तो ऐसे समझ लो 2 × a × b, अब सही है, और प्लस b², अपने मन से इसे लिखो +b², ये खुद लिखना होता है, लेकिन जो b² जोड़ोगे क्या वो सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो -11² और +40, इतनी बात समझ आ गई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब इन तीनों पर एक आइडेंटिटी लगा दो, तो x -11 का, और ये बताओ क्या है, ठीक है, तो दैट इज -121 + 40, तो इससे कितना आएगा, दिस कम्स एज 81, सो -81, सो x -11², और अब वो 9 का स्क्वायर 81, ये चीज ठीक हो गई। तो दिस इज माइनस, अब इसको स्क्वायर नहीं करना है, ये आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करो, 81 माइनस और x -11 का स्क्वायर, समझ आएगा, यानी ये प्लस कर दिया और ये क्या कर दिया। अच्छा अब ये जो है ये तो पॉजिटिव होगा ही, और इस पूरे की वैल्यू लोवेस्ट कब होगी अर्पिता, बोलो इसकी वैल्यू लोवेस्ट कब होगी, कम से कम, दैट मीन्स ये ज्यादा हो जाए तो हो सकती है लोएस्ट, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ए टिकट दैट वुड अलाउ, ये इसको कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो बताओ, 0 से लेकर 25 तक रख सकते हो। तो तुम्हारे पास एक चांस है 0 से लेकर 0 भी रख सकते हो, और 0 से लेकर आप 25 ही तो है। तो क्या किया जाए इसकी, फर्स्ट पार्ट में तो हम सीधे से रूट्स निकाल देंगे तो हो जाएगा, ये तो फोर्थ पार्ट में कर देंगे। तो इसमें क्या क्या है, व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट दैट विल अलाउ द थिएटर टू ब्रेक इवन, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉस्ट
कॉस्ट दैट थिएटर कैन चार्ज टू, तो हाईएस्ट कॉस्ट तो इसको जब 11 रख दोगे तो ये हाईएस्ट कॉस्ट है, क्योंकि 11 रखने पर ये 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम पैसा कितना होगा 81, लेकिन लोवेस्ट में तुम्हें क्या रखना है, ठीक है, x इज द कॉस्ट ऑफ टिकट और इट इज दिस मच 100 रुपीज, 0 to 100। अभी इसमें इंटीजर है कि क्या ये देखना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारी वैल्यू रखी जा सकती हैं। 0 रखोगे तो ये 11 का स्क्वायर होगा, बीच में भी रख सकते हो, 1 to 11 भी रख सकते हो, और लेकिन इसको बढ़ाने पर अगर तुम 25 रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा। आपको इसमें 25 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर तो निगेटिव है। तो आपके पास टिकट का जो ये कॉस्ट है इसे क्या आना चाहिए बताओ, क्या पॉजिटिव आना चाहिए, टिकट तो पॉजिटिव होगा। सो व्हाट विल बी x सो दैट इट इज ग्रेटर देन 0, x की क्या वैल्यू हो जाए कि क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। इसको उधर ले लो, अब वो हम देख लेंगे, इसी से आ जाएगा। जैसे हम लोग एपी का क्वेश्चन नहीं करते थे कि वो लीस्ट टर्म क्या होगी, तो अब इसे लिखो 81। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये उधर ले जाओ, x माइनस 11 का स्क्वायर, इतनी बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जो किसी का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर इज ग्रेटर है, ये कि x स्क्वायर इज लेस देन 81 है क्या, इट इज लेस देन, तो अगर x स्क्वायर लेस देन 16 है तो बोलो सौम्या इसके लिए x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को लेस देन 16 होने के लिए x को क्या होना चाहिए, -4 से 4। अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक रही तो x के स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, 16 से बीच में रहेगी कि नहीं, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू ले ले तो उसमें 16, इसके बाहर इधर भी गया तो 16 से बड़ा, और इधर भी गया तो ये वैल्यू अगर 81 से कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 11 को कहां से कहां तक होना चाहिए, जरा बताओ, -9 से +9 होना चाहिए कि नहीं। ये बात समझो कि x स्क्वायर लेस देन 16 कब होगा, जब -4 के उधर भी ना जाए और +4 के उधर भी ना जाए, इनके बीच रहे तो उसका स्क्वायर हमेशा 16। ऐसे मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर लेस देन 81 कब होगा, तो कब होगा लेस देन 81, जब ये -9 से +9 के बीच रहे कि नहीं, बोलो बात समझ आ गई। तो इसलिए x को क्या होना चाहिए, दैट इट शुड लाई बिटवीन -9 to +9। ये तो इस केस के लिए हुआ, कौन सा केस हुआ बताइए। सो x -11 शुड लाई, किसके किसके बीच लाई करे बताओ, -9 से +9। कितनी बात समझ आ गई। अब इन दोनों के लिए इन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी लगाओ और कॉमन सोल्यूशन निकालो। तो एक जगह लिखो कि x -11 और एक जगह क्या करो, ठीक है। एक बार ये भी कंडीशन, क्योंकि दोनों कंडीशन है, इन्हीं के बीच में इसकी वैल्यू ऐसी है जो ग्रेटर देन 0। जरा देखो, अब x यहीं रहने दो और इधर कितना हुआ बताओ, -11 इधर ले जाओ तो कितना हुआ, x शुड बी ग्रेटर, 2 रुपए से ज्यादा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, तो x कोई एक नंबर है, x यहाँ पर x इज द कॉस्ट ऑफ टिकट, x क्या है, कॉस्ट ऑफ टिकट है। कैन बी अप्रोक्स द पास्ट एक्सपीरियंस द प्रॉफिट, और p प्रॉफिट है, p यहाँ प्राइस नहीं है, p क्या है, लेकिन प्रॉफिट तो होना चाहिए। वो कह रहा है कि द थिएटर शुड नॉट ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन का मतलब कुछ पैसे के साथ ओपन है, उसी को तो कहते हैं ब्रेक ओपन हो गया, शानदार से उसको मुनाफा हुआ, तो हम इस मुनाफे को पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा इधर बताओ क्या हुआ, x स्मॉलर देन 9 + 11, x को 20 से कम होना चाहिए और 2 से ज्यादा होना चाहिए। सो फॉर दैट, अब इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट दैट वुड अलाउ, लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट कितना होना चाहिए, x इज द कॉस्ट ऑफ टिकट। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या x कॉस्ट ऑफ टिकट है और px क्या है, और हाईएस्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या आ गया, द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट इज रुपीज, ये देखो। सर इस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब हमने ये क्यों यूज किया, बोलो फिर से समझ, कोई और क्वेश्चन आ जाए सर तो, हाँ मतलब जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप कभी भी है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लें। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हो, एक और देखोगे तब समझ आएगा। अगर मान लो ये हो कि x स्क्वायर
-5x + 11 है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी और किस x के लिए होगी। मान लो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और तुमसे कहा जाए फाइंड इट्स लीस्ट वैल्यू, तो तुम क्या करोगे बताओ। इसको लिखो x² -2 × x, यहाँ क्या लिखोगे 5/2, क्योंकि ऐसी चीज लिखो जिससे यही आए। ये तो नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन क्या तुम्हें इससे b मिल गया है, तो b को 5/2 का स्क्वायर लिखो, और 5/2 का स्क्वायर जब जो चीज जोड़ोगे माइनस भी करना पड़ेगा, +11 है। अच्छा, इससे देखो क्या बन रहा है, x माइनस, और इसको जरा देखो, कितनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसको अलग से एलसीएम ले लीजिए, x - 5/2 स्क्वायर और माइनस, ठीक है, चाहे तो अलग अलग ले लो, 25/4, तो 25 माइनस 44, तो x - 5/2 का स्क्वायर और माइनस दिस, ठीक है, इतनी बात हो गई। छोटा होना चाहिए ना, क्या डिलीटेड पोर्शन में एक तो फर्स्ट टाइम देखा पढ़ लेते बार-बार क्यों नहीं है, तो 2 कट जाएगा और -5x हो जाएगा, जो अब फिर हम +5 करेंगे, अगर हम 1 प्लस करेंगे तो फिर -5 करेंगे, और फिर वो 3 स्टेप से आइडेंटिटी निकाल देंगे, बच्चे वालों को अलग से नहीं तुमने साइंस के सब सेट चलो बोल दो मुझे फोटो दीजिए। तो अभी हमारे पास ये क्या हो गया, दैट इज x माइनस 5/, ये इसकी क्या वैल्यू हुई देखिए, -19 है, तो +19/4 हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे सौम्या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस पूरी टर्म की, तो कितनी होगी
अच्छा आप बताओ अभिषेक, कोई बात नहीं, पीयूष। सर 19/4 होगी हाईएस्ट। हाँ हाईएस्ट, ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। और मतलब हाईएस्ट का तो कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट तो कितनी भी जा सकती है, मिनिमम होगी। क्योंकि x को तुम 10,000 रख दो तो क्या और बाउंस नहीं करती जाएगी? हाईएस्ट का तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी के लिए पूरी टर्म की मिनिमम हो जाएगी। और इसका कोई अंत थोड़ी है, लाख रख दो तो और नहीं बढ़ जाएगी। तो मिनिमम इसकी क्या वैल्यू है? 0। 0 कब है? जबकि x कितना हो जाए? 5/2। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और फंक्शन इज 19/4 एंड इट इज एट x इज इक्वल्स टू 5/2। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि ये कहां से कहां जा सकता है, ये टर्म, इसकी वैल्यू 0 to इंफिनिटी हो सकती है। तो इसकी जो मिनिमम होगी वही तो उस पूरी टर्म की मिनिमम बनेगी। तो अगर ये 0 हो जाए तो इसकी ये कम से कम वैल्यू है पूरे की, और बढ़ाते चले जाओ 10, 20, 30 तो उठती चली जाएंगी। तो कोई भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक होती है? 0। तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इस पर ही निर्भर करेगी, इस वेरिएबल पर। सो व्हेन इट इज 0 द कंप्लीट एक्सप्रेशन हैज मिनिमम वैल्यू 19/4 और इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर होगी? 5/2 पे। इतनी बात समझ आ गई? अब हम मूल क्वेश्चन पर चलें। जब इसको तुम 5/2 रख दोगी, इसको 0 रख दो तभी मिनिमम है, और वरना 0 से तो स्क्वायर बड़ा ही होता है। तो इसको मिनिमम कर दो तो पूरा हो जाए। अब हम इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कि अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है बताइए। 2 से बड़ा हो 20 तक, तब हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव माना जाएगा, तब थिएटर ब्रेक ओपन कर जाएगा। तो पॉजिटिव रखा कि नहीं? तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू? तो सिर्फ x2 नहीं है, क्योंकि ये थिएटर उसके आगे लिखा है 100 रुपीज। पढ़ो, एक्सप्रेशन के आगे लिखा है इट इज मतलब 0 to 25 इन 100 रुपीज। तो फिर उसका टिकट का मिनिमम कीमत कितना होना चाहिए? 200 रुपीज। तो ए का आंसर क्या होगा? दैट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट एज x इज फ्रॉम 2 to 20। सो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ टिकट क्या है? ऑफ टिकट इज ₹200। सेकंड पार्ट देखो, इफ थिएटर चार्जेस ₹400 फॉर ईच टिकट, तो इसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा? बस इसी में आप 4 रख दो, प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा कि नहीं? तो चाहे तो आप इसी में रख दो। तो सेकंड पार्ट के लिए आपके ऊपर जैसे रखें, तो P4 इज -4 स्क्वायर प्लस 22 into 4 और -40। सो दिस इज -60 प्लस 88 -40, तो कितना हो जाएगा? 88 और बोलिए -56। वो 200 कैसा आया समझ नहीं आया। बोलो 200। जो x2 आया, x की वैल्यू 2, तो लोवेस्ट x की वैल्यू 2 और आगे लिखा है इन 100 रुपीज। भाई लिखा है कि नहीं? सर तो मतलब अगर 20 हो तो 2000 रुपए। सर 0 से 25 वाले का बीच का जो बताया था, इसका कुछ काम नहीं है। कह रहा है कि इतनी फिजिबिलिटी है, x की ये वैल्यू हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर हम x की वैल्यू बहुत ज्यादा रख दें तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट निगेटिव में चल, वो नहीं आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्रॉफिट हम सोचें कि हम रख दें 1 लाख रुपए, आओ सब लोग, ये 2.5 लाख रुपए, तुम्हारा थिएटर खाली हो जाएगा। तुम रख तो सकते हो, वो सरकार की तरफ से कि तुम इतना रख सकते हो, लेकिन तुम 2.5 लाख रखोगे कोई आएगा भी? तो ऐसा ना कर दो। वो कह रहा है दोनों तरीके से हो सकता है। कम रखोगे तो घाटा हो जाएगा, ज्यादा रखोगे तो कोई आएगा नहीं। तो तुम ऐसा क्या रखो कि दोनों काम चल जाए। तो उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए हमें पॉजिटिव प्रॉफिट के लिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये चीज हमने देखी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर ये भी तो पूछा हाईएस्ट कॉस्ट, तो वो क्या 2000 कॉस्ट, हाईएस्ट कॉस्ट 2000, 20 में 2 जीरो और लगा दो। व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट? वही तो फिजिबिलिटी है ना प्रॉफिट के लिए। अब अगला देखो, दोनों लिखना, में एक लिखा है, दूसरा भी लिखो। तो हाईएस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? इस ₹20 तो है, ये 2 जीरो और भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 100 में का गया। अगला देखो, अगर 4 करें तो बोलो कितना हो जाएगा? P4 32। अब ये 32 है, क्या वो भी इन 100 है?
वो भी इन 100 लिखा है, देखो सेल्स में लिखा है इन 100, तो 3200, वैसे तो 3200, यहाँ सिर्फ 100 लिख दो। आप यहाँ भी ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 2000। बात समझ में आई कि नहीं, ₹200 ऐसे लिख दो, तब कोई दिक्कत ही नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं 100, ठीक है, इतनी बात हो गई। अगला देखिए, इफ थिएटर चार्जेस ₹2500, यदि मान लो ऐसा चार्ज करे तो तुम्हें क्या लगता है थिएटर मुनाफे में जाएगा? चेक कर लो, हमें तो नहीं लगता क्योंकि वो कंडीशन आई नहीं हमारी। सो लेट अस राइट दिस, तो P25 रखिए जरा। सर तो 3200 पे भी लॉस ही होगा ना। 3200 है, अब उतना प्रॉफिट है लेकिन ये बहुत कम प्रॉफिट है रेंज है। अब तुम इन दोनों को रखोगे तो एक्सट्रीम प्रॉफिट तुम्हें आ जाएंगे, सबसे छोटा प्रॉफिट और सबसे बड़ा प्रॉफिट, दोनों चीजें पता चलेगी। ठीक, तो हो सकता है इसमें 0 से हो। तो अब जरा देखो, इसमें 25 रख रहे हैं तो क्या होगा, इसी में रखिए तो 25, तो क्या रखा जाए, +22 × 25 और -40 -625 और प्लस आपकी कॉपी मिली नहीं हमको 60 तक, किसमें रखी थी? क्या MCQ के अंदर डाल दी थी क्या? कल वाली जो मैथ की थी वो नहीं मिली, दिया था तो मैं अभी देख लेता हूँ। कौन सा सेट था आपका? ठीक है, देखो अब जरा देखो, इसको जरा कैलकुलेट करो। -13500, मतलब अगर 135 का 100 तो जरा लगाओ तो ये कितना हो जाएगा? ये लॉस है। ये मतलब 13,500 रुपये का लॉस हो जाएगा। सो -13500। चलिए, ओके, इफ थिएटर चार्जेस ₹2500 फॉर ईच टिकट, ये तो क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न्ड बाय थिएटर? 20 से रखिएगा ना। 20 पे रखिएगा ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से देखो और कहीं से ना देखो, ये तुम्हारे पास है ये वैल्यू, तो तुमने ये रख दो, ये है प्रॉफिट ना। ये बताओ अर्पिता, मैक्सिमम कब होगा? यही है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना 20 पे। यहाँ से देख के बता दो, हमें इधर उधर की चीज तो नहीं चाहिए, बस आप देख के बता दो। X9 होगा। ये ठीक, मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? 20 होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब x की वैल्यू 11 हो जाए, ये 0 ही हो जाए। क्यों कुछ घटाना, हम पूरा प्रॉफिट लेंगे, इसे समझो, यही तो है प्रॉफिट। तुम कुछ ना घटाओ, कदम कुछ नहीं घटाएंगे, हमें फुल मुनाफा चाहिए। तो फुल मुनाफा कब है? जब x क्या हो 11, x को क्या रख दो, तो क्या 0 नहीं हो जाएगा? फुल प्रॉफिट लो 8100। सर तो ये भी नहीं कह सकते कि इनके क्यों नहीं कह सकते, इनके बीच है, x की फीजिबल वैल्यू इनके बीच है और बीच की किसी एक वैल्यू, क्योंकि तुम्हें एक्सट्रीम पे नहीं जाना है ना, बहुत कम रखोगे तो भी प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट का ऐसा ग्राफ है, सर टिकट की वैल्यू 0 x की वैल्यू 2 से कहाँ तक जा रही बोलो? तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम में प्रॉफिट नहीं है, कि तुम बहुत महंगा कर दो तब भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं है, बहुत सस्ता कर दो तो थिएटर का घाटा है। एक बीच की ऐसी वैल्यू है कि दर्शक भी खुश रहें और तुम्हारा मुनाफा भी निकले। वो कौन से बीच की वैल्यू है? 11 इज द ऑप्टिमम वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 11 इज द वैल्यू एट विच थिएटर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तुम नहीं तो इधर इतना ना भी जानते तो यहीं से देख के कोई कह दे भाई अगर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा वो 0 हो जाए। बोलो 0 कब होगा? कुछ भी ना सब्ट्रैक्ट हो ना, तो बताओ ये 0 कब होगा? x is equals to 11. So at what value of ticket the theater earns maximum profit? 1100. बोलो बात समझ आ गई? At x is equals to 11, theater earns, इसको एक बार खुद करके देख लेना घर में, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछो, किसी का भी हो तो पूछ लो। MCQ है। पूछिए। सर किसी में सर 37 वाले का सेकंड पार्ट। चलो 37 देखो,
37th क्वेश्चन देखिए। नाउ हाइट ऑफ ए पिरामिड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ इजिप्शियन पिरामिड ऑफ दैट इज एंगल ऑफ इजिप्शियन पिरामिड ऑफ दैट इज क्यूब्स, इसका मतलब पता नहीं है, इस 30 डिग्री मेजर फ्रॉम ए पॉइंट 50 मीटर। तो ये देखो, अगर हमारे पास एक पिरामिड है, ये समझो कोई ट्रॉपिक लेवल टाइप पिरामिड है, अब इसको कहीं से देख रहे हैं, इसी में हम आगे बढ़ने पर एक फार पॉइंट से 30 डिग्री आ रहा है, ठीक। और अगर इसी पिरामिड को हम और यहाँ से देखें तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बेस ऑफ फेस, तो बेस ऑफ फेस कह रहा है, बेस ऑफ फेस, ठीक है, वो फिगर में बना हुआ है, ठीक है, उतना बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी क्या सारा पता नहीं, तो बेस ऑफ फेस है, बाकी पिरामिड आप बना लें। फ्रॉम द बेस ऑफ पिरामिड का है ना, फिर तो वो मतलब जहाँ पे एंगल मतलब- है वहाँ से फिर परपेंडिकुलर। आप ये समझो कि ये पिरामिड है, तो यही बेस है और क्या नहीं, बेस के ये 60 डिग्री और ये कितना है, नहीं, वो 50 मीटर अवे फ्रॉम बेस का है ना, ये 50 मीटर है, अच्छा तो ये वाला है और ये बेस ऑफ फेस है, ये बेस ऑफ फेस समझिए, क्योंकि जो ये एंगल होगा वो आगे चल के सब जगह वही तो एंगल होगा भाई, समझो ये है, तो यहाँ से जो एंगल क्या वही यहाँ से नहीं, सेंटर 60 डिग्री यानी यहाँ से, बाकी ये पिरामिड पीछे ऐसे गया हुआ है, तो वो सब जगह एक ही जैसा ही तो होगा। बात समझ आ गई कि नहीं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यही है बेस, बेस ऑफ द फेस। बाकी पिरामिड जैसे होता है पिरामिड, तो यहाँ बेस ऑफ द फेस, बुक से तो पता चल रहा है ना। चलो, फाइंड द हाइट ऑफ, इसकी हाइट पता करो। ये देखो दो चीजें दी गई हैं, इसको x ले लो, ओके, तो बताइए tan 30 क्या हुआ, h बाई x प्लस 50, और tan 60 h बाई x, इतनी बात सही है। तो अब यहाँ से जो x की वैल्यू यहाँ पर कर दो, h निकाल लो, तो बताइए √3 क्या हुआ, क्या x √3 ही h हुआ, जरा देखो तो, x यहाँ ले लो, और यही ये h की वैल्यू हो गई, ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बोलो x की वैल्यू कितनी हुई, h बाई tan 60 या h बाई √3, बोलो सही है, इसमें पुट करो, तो क्या लिखेंगे 1 बाई √3, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, h अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, h बाई √3 और प्लस 50, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सही है। h की वैल्यू समझ में आई, बस इसी में तो डाल दिया और वो इसमें कर दिया। अब ये देखो h बाई √3 प्लस 50 इज इक्वल्स टू h √3, h की टर्म एक तरफ ले लो, तो h √3 और माइनस h बाई दैट इज इक्वल्स टू 50, तो √3 h चलिए कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 3 माइनस इज इक्वल्स टू 50, तो प्रियांशु बोलो h की क्या वैल्यू आ जाएगी, बताइए, तो 50 हो गया और √3 और नीचे कितना आया बताइए 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 25 √3। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ बेस पिरामिड, तो अगर हम x निकाल दें उसका डबल कर दें, तुम अपने बुक के फिगर से देख सकती हो, उसी का डबल होगा, क्योंकि वो हाइट तो मिडिल में पड़ेगी, तो साइड ऑफ बेस पिरामिड, नीचे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल है, तो तुम्हें एक साइड चाहिए, तो तुम्हारा जितना भी x है वो तो हाफ है, फुल 2x कर दो, नहीं आ जाएगा साइड, तो फिर क्या आ जाएगा बताइए सेकंड पार्ट में, यहां से x की वैल्यू निकालो, h बाई √3, so that is 25 √3 बाई √3, तो बोलो 2x कितना हो गया, तो 50 मीटर इज द साइड ऑफ पिरामिड, जबकि ये 3 मीटर है तो इसका 17 गुना है पिरामिड, 17 क्या
और कुछ कोई क्वेश्चन आपके मन का हो तो पूछ लीजिए इसमें, नहीं तो फिर मैं MCQ कराऊंगा। बीच बीच में इसमें करते रहो और हमसे पूछते रहो। इस बुकलेट से आप पूछो तो सबके लिए भला हो जाएगा। सर 23rd का MCQ है, 23rd सेंटर चलो 23rd सेट है। MCQ है तो अभी करना है कि बाद? MCQ हम करा रहे हैं लेकर, चलिए ओके। 2-3 है सर। सैंपल पेपर 5 निकालो। सर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो these lines are parallel, that is 3x minus y minus 5 is equals to 0 और 6x minus 2y minus p is equals to 0। तो ये लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल की नया कंडीशन बताओ। तुम अभी इसी में स्ट्रगल कर रहे हो, पैरेलल की कंडीशन में बताओ। तुम्हारे लिए हर चीज टफ हो जाती है, तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कैसे वो टफ हो जाती है। हम सिंपल सोच के पूछते हैं लेकिन तुम्हारे पास लगता है कि कठिन हो गई। चलो अब इसमें वैल्यू तो पुट कर दो। हाँ रुक जाओ बोलने दो। अच्छा कोई बात। हाँ अर्पिता बोलो। वैल्यू भी नहीं पुट करवा। -1/-2 हाँ -5/-3 -5/-3 वैल्यू जो होती है वही पुट की जाती है। ये नहीं कि वैल्यू को सॉल्व करते करते कैलकुलेशन का डालो, वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी नहीं। अब एक बार इन दोनों को लो और एक बार इन दोनों को ले लो। इन दोनों को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें अननोन है ही नहीं और ये वास्तव में वही है। तो इसलिए एक बार इसके साथ इसे लो कि वो किसके इक्वल है और एक बार इसके साथ इसे लो कि किसके नहीं इक्वल है। तो बोलो 3/6 क्या होता है? 1/2। सो ये इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं, दोनों से वही चीज आएगी क्योंकि इसके इक्वल इसके नहीं, यानी ये दोनों इक्वल है वो उसके इक्वल नहीं है। तो -5/-p देखने से ये भी पता चलता है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया देखने से पता चलता है ये दोनों तो इक्वल है। दो बार लिखने की भी क्या जरूरत है, सेम ही तो है। तो आपकी एक ही कंडीशन आ जाएगी। बताओ कितना आ जाएगा? सो P इज नॉट इक्वल टू 10। अगला देखिए। ओके नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन देखो। Each root is decreased by 2 the resulting equation then b। कह रहा है कि यदि इसके रूट अल्फा और बीटा हैं और हमने दोनों रूट को 2-2 कम कर दिया तो किसके रूट अल्फा बीटा है? बताओ। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दैट इज x² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने अगर 2 कम कर दिया सो द न्यू रूट्स आर, बताओ न्यू रूट्स। साक्षी न्यू रूट्स क्या हुए? वेरी गुड। सो अल्फा माइनस 2 और बीटा -2 ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो मुझे बताओ इस ऊपर वाली इक्वेशन से कि ईच रूट इज द रिजल्टिंग इक्वेशन इज दिस। अच्छा इससे जो इक्वेशन बनी तो वो क्या बनेगी बताइए। सो न्यू इक्वेशन क्या होगी? न्यू इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स। बोलो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा -2 प्लस, ऐसा होता है कि नहीं? और दैट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या लिखोगे? अल्फा -2 और बीटा -2। यहां तक बात सही है? ऊपर वाली इक्वेशन देखने से आपको क्या पता चलता है कि दैट इज यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है? देख लो यहां से, देखो माइनस ऑफ माइनस b बाई ए है जैसा b बताया। और बताओ अल्फा बीटा क्या है? सही है। देखो c/1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? वो चीज हम इसमें रख सकते हैं। इसको और थोड़ा सॉल्व करो। x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 4x, और इससे क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस, सही है। इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। अब कंपेयर कर लेंगे। हमको तो रिजल्टिंग इक्वेशन बी और सी चाहिए, तो हम इसमें बी सी रखें भी तो, बोलो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो, बी बार बी तो प्लस बी यहाँ से रखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, दैट इज बी माइनस 4 -4 इंटू एक्स, और इसकी जगह क्या रखो बताओ जरा, अल्फा बीटा की जगह सी। अच्छा ये देखिए आप लोग, इसको क्या तुम ब्रैकेट के अंदर प्लस अल्फा प्लस बीटा मानते हो, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हुआ बोलो, अल्फा प्लस बीटा और +4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, बी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस 4x प्लस c माइनस 2b प्लस 4, लेकिन ये किसके इक्वल है, दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन इज दिस, बट इट, अब इनका कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसी के इक्वल है कि नहीं, सो इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बताओ b माइनस 4 किसके इक्वल हुआ, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस 4 इज इक्वल टू -2, बात सही है कि नहीं, माइनस माइनस कट गया तो b माइनस 4 2, तो b किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल हुआ। अब यहाँ देखो ये किसके इक्वल है, c माइनस 2b प्लस 4, c माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 1, लेकिन b आपका क्या आ चुका है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, सो c माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, तो बताओ ये कितना हुआ जरा, c माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो c किसके इक्वल हुआ, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए 6th क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी देखो। एक और बता दें, 5th क्वेश्चन अच्छा है, सेंट्रॉइड के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। What does it mean by centroid? देखो 5th is centroid। पीयूष आप बताएं सेंट्रॉइड क्या होता है। सर ट्रायंगल के बीच में अगर सपोर्ट के वर्टिसेस का डिस्टेंस सारे सेम होते हैं। अच्छा बताओ सेंट्रॉइड क्या होता है। इट, हाँ बोलो। एल्टीट्यूड तो ऑर्थो सेंटर है। सेंट्रॉइड तीन चीजें समझ लो, ये समय समय पे हर क्वेश्चन में आई हैं। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। सेंट्रॉइड क्या है, ये देखिए ये मीडियन है। मीडियन का मतलब ये दोनों इक्वल हुए, और इसको इसमें करो तो ये इसके इक्वल हुआ, और यहां से इससे, तो ये इसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। तो सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को माध्यिका कहते हैं, जो मध्य बिंदु से मिला है। तो आल्सो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन व्हाट रेशो, पीयूष से भी 2:1, तो ये इसके 2:1 में करना है। एक चीज और जान लीजिए, यदि इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x1 y1 x2 y2 है, और ये क्या है बोलो x3 y3, क्या साक्षी तुम मुझे बता पाओगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो। हमको पता नहीं, इसीलिए हाँ x3 plus x2/2 सही है। मिड पॉइंट क्या होता है हमेशा, सम ऑफ दैट इज एब्सिसा बाय 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय 2। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ, x2 प्लस x3/2, और यहाँ क्या लिखें भाई, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का तो तुम्हें फार्मूला आता है। अच्छा अब बताओ सेक्शन रेशो लगाओ, दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो g के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से जरा निकालो तो कोऑर्डिनेट ऑफ g, कोऑर्डिनेट ऑफ g यूजिंग 2 से किस में मल्टीप्लाई होगा, और बोलो 1 से किस में होगा, होगा कि नहीं, करो 2 से। तो 2 से किस में करोगे, फार्मूला लिख लो, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस n
अपॉन m प्लस n, और ऐसे यहाँ पर भी कुछ होगा, वही तो करना है। तो m x2, तो दैट इज x2 प्लस x3 बाई 2 और n x1, और अपॉन में क्या लिखें 2 प्लस 1, बोलो बात सही है। अब वहां पे क्या लिखेंगे, फिर से 2 से पहले करो, दैट इज 2 से करो y2 प्लस y3 बाई 2 1 इंटू अपॉन 2 प्लस 1। जरा सोचो तो इसके क्या कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, क्या 2 से 2 कट गया, तो x2 प्लस x3 और प्लस x1 बाई 3, और क्या आया बताइए, y2 प्लस y3 और प्लस y1 बाई, कभी भी ये मान लीजिए इनका सेंट्रॉइड या केंद्रक का फार्मूला निकाला जाए तो इट कम्स एज लाइक दिस, तीनों का एब्सिसा जोड़ के बाई 3 और तीनों का ऑर्डिनेट जोड़ के बाई 3, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या आपको अभी पता चल चुका है इसका क्या आंसर होगा, जरा जोड़ो तो एब्सिसा। बी आ रहा है, ये कह रहा है बी आ रहा है, आप लोग भी जोड़ के देखो। नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन इज गुड, कह रहा है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, क्या अल्फा बीटा के, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। सो के एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 के, ये चीज दी है। अल्फा प्लस बीटा, फाई का अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, ठीक है, -2 बाई के, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट 3 के ना, 3 के बाई के, तो के से के कट गया, अल्फा बीटा इज 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या बताओ, -2 बाई के, इट इज इक्वल टू 3, इससे के आ जाएगा, तो के कितना आ जाएगा, -2 बाई 3। तो इससे जो ऑप्शन बन गया, सर एक बार ये वाला या -b/4 वाला जो है वो नहीं आया। ये थी ना। हाँ। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि जो नए हमने रूट्स हैं वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा बी रखा, हाँ वो सब ये रख दिया, सर ये सब चीज ऐसे ही रख दी, और इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह बी रख दिया, अल्फा बीटा की जगह सी रख दिया, ये बुक में दिया। हाँ तो अब इसको, इस पूरे को इससे कंपेयर किया, इस पूरे को इसके, मतलब ये सम ऑफ जीरोस और वो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वही रखते हैं ना। हाँ, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट, ये चीज आ गई थी, हाँ। लेकिन वो तो दे रहा है ये क्वेश्चन है, तो हमारी इक्वेशन ये, तो हम उसको कंपेयर कर लेंगे उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को, फिर ये चीज आ। चलिए नाउ नेक्स्ट इज देखो, 11th देखो, 11th चेक करो अपनी, ये तुम्हारे सिलेबस में है। कोसेक 75 प्लस थीटा, बात नहीं करो, अब माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको 6 फार्मूले बताता हूँ। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इट इज सेक थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट रिलेशंस कहलाते हैं, दैट इज कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इतनी बात हो गई। अब हम इसमें से किसी एक को ले लेंगे, इन दोनों में वैल्यू रख दो, बाकी सब कट के 0 आ जाए। तुम इसे मानो कॉसेक थीटा, बताओ कॉसेक थीटा का क्या फार्मूला,
यहाँ से देख लो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है। सेक 90 माइनस थीटा कर लें तो हम हमारे पास कोसेक थीटा दिया हुआ है और इसको हम क्या लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा। चलिए लेट अस राइट इट। सो कोसेक थीटा, इसे थीटा मानो और फिर क्या लिख दो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल वही चीज लिखी है। कोसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा और अगला वाला वैसे ही लिख दो सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। अगला जल्दी इसको बताओ tan थीटा क्या होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस जो लिखा है वही लिख दो, वही थीटा ले लो, है कि नहीं। देख लो tan थीटा है तो tan थीटा क्या लिखोगी कॉट 90 माइनस थीटा और फिर प्लस में वही लिख लो आंसर ही निकल गया 35 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सब्ट्रैक्ट तो करिए माइनस अंदर ले जाके तो क्या होगा 90 माइनस सेक कर लीजिए 15 माइनस थीटा आएगा ना। अगला देखो इसको ऐसे ही लिख लो 15 डिग्री माइनस थीटा। अगला देखो जरा इसको खोलकर सब्ट्रैक्ट तो करो सर वो आपने दो जगह कॉट कर जाएंगे सारे 35 है, चल 35 हो गया और ये प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। तो क्या ये कट जा रहे हैं सब कर तो दिस कम्स एज जीरो। तो सी है कौन सा बता देंगे बी बी लिख लो। ओके नाउ अब देखिए थर्टीन क्वेश्चन देखो। Two digit number which becomes 5/6 of itself when the digits are reversed. साक्षी इक्वेशन बताओ। If two digit number is 10x plus y, if two digit नंबर मान लो मैंने 10x plus y माना है, अब आप मुझे इक्वेशन बता दें। वो अपने खुद का 5/6 हो जाता है यदि अंकों का स्थान परिवर्तित कर दें तो बन गई मतलब 10y plus x हाँ 5/6 of itself। हाँ 10y plus x is equals to 10x plus y सही है 5/6 10x plus y यही लिखा क्वेश्चन पढ़ो ठीक है। when the digits are interchanged then the number becomes 5/6 of itself जो था है ना। the number becomes देखो which becomes 5/6 of itself 5/6 of itself हो जाता है कि नहीं वो नंबर अगर वो बदल दिया जाए। अब इससे देखो 6 को यहाँ ले जाओ 60y plus 6x is 50x plus 5y। तो बताइए 60y minus 5y is 50x और minus 6x। So this comes as and this is 44। 11 से डिवाइड कर दो तो 5y 4x और भी कुछ कह रहा है x और y के बीच का डिफरेंस 1 है तो 2 ठीक है। अब इतनी बात तो हो गई तो दो चीजें हो सकती हैं या तो x माइनस वाई 1 हो या y माइनस 1x हो। तो दिस इज x माइनस वाई। अब आप इसी में किसी की वैल्यू डाल दें मान लीजिए 5/4y x की जगह डाल देता हूँ रख दो तो 5/4y minus y is equal to 1। So this comes as 5y minus 4y is equal to 1। तो y कितना हो गया 4। तो अब y 4 हो गया तो अगर y 4 है तो x को कितना होना चाहिए यहाँ देखो x 5 हो गया तो वो नंबर कितना हो गया 54। अब अगर यहाँ रखा जाए तो y minus 5/4y is equal to 1। तो दिस कम्स 4y minus 5y is equal to 1। ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि
इससे ये पता चल रहा है कि y को क्या होना चाहिए, -4। तो ये नॉट एप्लीकेबल, यही ले लो। अगर नंबर 54 है तो बताओ, अगर नंबर को पलट दोगी तो वो छोटा हो जाएगा कि बड़ा? छोटा हो जाएगा, वो हो भी रहा है। देखो 5 6 तो 54 का 5 6 ही 45 होता है। बोलो बता देंगे। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से डिफरेंस निकाल दिया। अब यहाँ पर पलट के नहीं आ रहा, 45 को पलटोगे तो छोटा नहीं होगा, क्योंकि नया नंबर छोटा है ना, तो ये सही पड़ रहा है। 54 ही है, 45 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर तुम पलटोगी तो वो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ कह रहा नहीं उसे छोटा होना, नहीं। चलो एक और कराएंगे, 15 देखिए। रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई 100%। तो इसका मतलब है कि तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी स्फीयर का रेडियस r है और उसमें 100% की और इंक्रीज कर दो, तो अब उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2r। 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ेगा क्या मतलब है? मतलब जैसे इफ एनीथिंग इज इंक्रीज्ड 100%, 10% बढ़ाओ जरा 100 में, तो क्या वो 110 हो जाता है? किसी चीज में 10% इंक्रीज, 50% इंक्रीज कर दो प्रति 100%, का मतलब है प्रतिशत। हर 100 में 50 इंक्रीज करो, हर 100 में रेडियस 100%। इसका लिटरल मीनिंग भी तो समझो, 100% प्रति 100, 100 प्रति 100 में समझा है कि 200 रेडियस कर दिया जाए। यदि पहले 100 था अब 200 कर दिया, तो r था तो कितना कर दिया जाए? 2r ना कर दिया जाए। 200% इंक्रीज कर दिया जाए तो नया रेडियस क्या होगा? 400, क्योंकि 200 इंक्रीज है ना 200 का, और 100 का इंक्रीज 200। तो समझिए इस चीज को। आपको जैसे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इंक्रीज का क्या मतलब है। इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड 200%, 100 में 200 और बढ़ा दिया जाए तो नया रेडियस क्या 300 नहीं हो जाएगा? तो है ना, पहले 100 था, तो इफ 200% इज इंक्रीज्ड, तो नाउ अगर 100 था तो 300 हो गया, तो r होगा तो कितना हो जाएगा? 3r। या उसको यूनिट फैक्टर मेथड से कर सकते हो कि इफ रेडियस was 100, रेडियस कितना है? सो आफ्टर लिखो, आफ्टर 100% इंक्रीज, हर 100 में 100 बढ़ा दिया, तो न्यू रेडियस कितना है? 200। इफ रेडियस 100 तो न्यू रेडियस 200। सो इफ इनिशियल रेडियस कितना है बताओ? तो इफ रेडियस वाज r, तो बोलो आफ्टर 100% इंक्रीज क्या करोगे? 200/100 into r। बोलो ये बात समझ में आई यूनिट फैक्टर में? रेडियस वाज 100 तो 100% इंक्रीज से 200, तो रेडियस r तो इससे 2r नहीं आ गया? ऐसे कोई भी निकाल लेना, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम, सौम्य वॉल्यूम का फार्मूला हमें मालूम था, तुम इधर उधर देखने प्रॉब्लम बोलो, एक्टिव हो ही नहीं क्लास में, इधर उधर सर पकड़ रही, माथा पकड़। हाँ बोलो। 4/3 ऐसे थोड़ी 19 नंबर आते हैं, तुम्हारे प्रयत्न से आए। हाँ, अब v डैश में सौम्य सारी वैल्यू डालो। 4/3 2r, बताओ। 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, तो 4/3 पाई लिखो और r का क्यूब, और 8 यहाँ लिख दो। तो बोलो v डैश किसके इक्वल है? क्या v इंटू 8? तो v डैश किसके इक्वल है? 8v। पहले वॉल्यूम v था, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 8v। तो बताओ वॉल्यूम कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया, और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 700%। फिर से ध्यान दो, इस चीज को करके दिखाते हैं। देखो
दो अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों को समझो कि इफ इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वॉज वी, तो बोलो न्यू वॉल्यूम कितना है, इज 8V, है कि नहीं? इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम is equals to V final minus V, that is 8V minus V, तो 7V हो गया. अच्छा, if initial volume was V, then increase is 7V. यदि 100 होता तो नया कितना इंक्रीज होता? 100 के कंपेयर में निकाल लो. If increase, if initial वॉल्यूम, इसको अभी भी यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल तर्क संगत. ये ना सोचो कि 7th में है अब नहीं करने देंगे, ये अभी भी मान्य है 10th में. ये करोगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता. इफ इनिशियल वॉल्यूम वाज वी, तो इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज इज ऑफ 7V. वैसे 8 फोल्ड हो गया है, लेकिन इंक्रीज 7 टाइम्स का हुआ. बात समझ में? V था, अब 8V हो गया तो 8 फोल्ड हो गया ना, लेकिन इंक्रीज कितने का हुआ? वो तो VF माइनस VI से आता. अब क्या लिखे बताओ? 100 में अगर कोई चीज निकाल दी जाती है तो उसे परसेंट कहते हैं, तब इंक्रीज. अब क्या लिखे बताओ? 7V इससे बाई V इंटू 100. एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, 1 का भी निकालते थे जब बचपन में हम लोग थे, 1 का निकालते थे, लेकिन वो हमने छोड़ दिया है. हम लोग अब सीधा करने लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बोलो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? सर यहाँ पे अगर इंक्रीज्ड वर्ड नहीं आया होता तब तो 800 होता ना. सो हाउ मैनी फोल्ड विल बिकम द वॉल्यूम? अगर कहता हाउ मैनी फोल्ड, हाउ मैनी टाइम्स द वॉल्यूम बिकम, तब ये लिखते. और इंक्रीज बोल दे तो सब्ट्रैक्शन होता है. 800 टाइम्स लिख देंगे तब अगर कितने. तो 8 टाइम्स इंक्रीज, 800 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स. और हाउ मच परसेंट? तो ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर द वॉल्यूम हैज इंक्रीज, तब क्या करती? By what factors? मतलब फिर वो फैक्टर देखा जाता कि द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड. 7 times is type 7. तो फैक्टर में 1 से निकाला जाता है कि इन 1 100 में हो तो क्या होता है, दैट इज फैक्टर में भी होगा कि तो इट इज 7 के फैक्टर 7 times. टाइम्स तो इंक्रीज हो गया 7 टाइम्स की. ठीक है, जब फैक्टर में होता, फैक्टर में 1 पे निकालते हैं. 100 से और 170 पे जाना तब हम 1/7 लिखते हैं ना. 1 हाँ, इन बात है तो अब जैसा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे. परसेंट में 100 पे निकालते हैं. अब अगला देखें कि चलो नाउ, हाँ, मीन मीडियन मोड का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ यहाँ. बोलो ये एम्पिरिकल फार्मूला बोलो. इनसे पूछना ही बेकार है कोई भी चीज. 1 मोल हाँ. नहीं, हाँ 1 मोल प्लस 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. द इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन. तो अगर इवेंट अनलाइकली है शिरवी, तो मुझे बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोज है? ए. ठीक है, हैज, इस चीज को करें. 18th क्वेश्चन. तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, दैट ये चीज है. तो इसमें इसके कितने रूट्स होंगे, यही बात कही कि नहीं? क्योंकि ये फोर्थ का है कि नहीं, तो फोर्थ का होने से क्या हो जाएगा? ठीक है, सो दिस इज 4th डिग्री इक्वेशन है. देखो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरी क्या बन जाएगी? और प्लस एक्स. बोलो सही है? आइडेंटिटी टेक क्यों लगाती हो? इतनी बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई बात. तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 0 है, या फिर क्या है बता? दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है, या तो पहला 0 या दूसरा. अभी हमें मालूम नहीं कि रियल रूट्स क्या हैं. अब मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूले या सीधा मेथड लगाऊंगा तो पता चलेगा. क्या पता किसी का डिस्क्रिमिनेंट ही ना आए सही, तो फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, फिर हम 2 पे ही रह जाएंगे. तो जरा देखो तो
सो व्हाट इज, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा तो 4 रियल रूट्स, या तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट नहीं तो सीधे भी निकाल सकते हो। बोलो x की वैल्यू क्या होगी, -b, सही है, अब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ठीक ना लगाओ प्रॉब्लम, और -4ac डिवाइडेड बाई, फिर से समझो, तुम्हारे पास क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी और a प्लस बी, फिर हमने ऑर्डर में लिख लिया हायर से लोअर डिग्री, या तो ये 0 या ये 0, इस पे c इधर आचार्य लगाओ, उस पे c इधर आचार्य लगाओ, ये भी साथ में देखते रहो कि कहीं डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो नहीं है। क्या तुमको पहले केस में निगेटिव लग रहा है, तो ये रियल रूट है ही नहीं, आपके 2 तो यहीं खत्म हो गए, अब 2 बचा, उनको भी जरा देख लो, समझ में आता? 4 थे तो 2 रियल है ही नहीं, अब 2 बचे, 2 पे आंसर टिक करो, वो भी देख लेते हैं, वो कह रहे हैं इसमें भी नहीं, वो देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना, जब b स्क्वायर से ही ज्यादा 4 तो ये कितना हुआ बताओ, 1 और प्लस माइनस कितना हुआ, 1 माइनस 4/2, तो व्हाट इट कम्स एज, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव है तो ये तो रियल नहीं है ना, नो रियल रूट्स फॉर फर्स्ट केस। सेकंड केस वैसे 2 निकल सकते थे रूट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी, लेकिन नहीं निकल पाए। यहाँ देखिए तो जरा, तो -b और प्लस माइनस रूट 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो बोलो पीयूष इसमें आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा यहाँ भी नहीं आ जाए, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन बच रहा है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac से मतलब हाँ नो रियल रूट्स करके ऑप्शन तो फिर ऐसे ही लिख लो, है। इसका केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो फिर शायद लोगों के दिमाग में ना बैठता इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन अगर लोग करना चाहें तो दोनों का अलग अलग निकाल लो, लेकिन किसी के ना बैठे, अब पहली बार करा रहे हैं तो ये सीधा समझ में आ जाता है। ये देखिए कि नेगेटिव में ज्यादा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो क्या रूट्स निकलेंगे, दोनों में यही जा रहा है। खाली डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, discriminant से। अगला देखिए, तो इसका ऑप्शन हो गया नो रियल रूट, सी इसका आंसर है। सर और अब बेसिक का सैंपल पेपर 18 का 14th क्वेश्चन बेसिक आपको बात पता नहीं, अब मैं ठीक से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्टली आपको गलत करते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, जो ठीक है वही बताऊँगा। चलो कल भी मैथ्स होगी, अब देखो 19th क्वेश्चन में क्या कहा है, y 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10, तो क्या डिस्टेंस 10 आ रही है, और डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो अगर a सही निकला असर्शन तो रीजन इसका करेक्ट है, पहले ये देख लो क्या 10 आ रहा है, वैल्यू ऑफ y 6 फॉर विच द डिस्टेंस इज 10, द वैल्यू ऑफ y 6 के लिए नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर a इज फॉल्स हो गया ना, लेकिन रीजन तो डिस्टेंस फार्मूले से ही है, तो r इज ट्रू। D option. कंटिन्यू देखें 13/3125, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, देख लो 3125 से क्या पता चलता है, ये 5 की पावर 4 समझ रहे हो क्या, फिर से देखें एक बार देख लें, तो 6 आया और 2 आया और 5, फिर करो कि 5 की पावर 5 है, ये 1 और 2 5 फिर 5, दैट इज 25 फिर 5, तो 5 की पावर 5 हो गया ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या आपको इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m के फॉर्म में लगता है, हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता, 2 से तो हम इनटू कभी भी कर सकते हैं, मतलब नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो 2 के पावर 0 चलता है, उसको तो हम 10 तो बना ही सकते हैं ना, बाय चांस अगर इसमें 5 भी होता 2 भी होता पर 3 भी होता 3 होने पे नहीं माना जाएगा, अब इनको को प्राइम बनाना है, उसमें सिर्फ 5 और 2 ही होना चाहिए ना, हाँ और कुछ नहीं होना चाहिए। सो एज इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, where m and n are non-negative integer, so it is a having terminating decimal expansion। ये आपकी थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर की, लेकिन अभी डिलीटेड है, देखो as its denominator, हाँ बोलिए ध्रुवांशी। सो वो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक नंबर दिया है वो कितने डेसिमल बाद एंड होगा, वो तो कोई नहीं बता सकता, वो तो जितने से मल्टीप्लाई होगा उससे होगा, ऐसे कोई कैसे बता सकता, वही तो वही नहीं आ वो रहा कोई है। हमें किसी को भी नहीं आता।
मतलब एज इट्स डिनोमिनेटर, कितने डेसिमल बाद कोई एंड होगा ये कोई कैसे कर सकता है? डिवाइड करके डिवाइड कर जाएगा। इट्स डिनोमिनेटर इज क्या है बताइए? ऑफ 2 to the power n 5 to the power n फॉर्म वेयर m and n r n and m आर नॉन निगेटिव। जीरो आ सकता है, सिर्फ नॉन निगेटिव नहीं आना चाहिए। इंटीजर्स। सो गिवन नंबर, इस सेंटेंस को पूरा करो शिवी। सो द गिवन नंबर हैज, बताते ही नहीं हो। गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एकलव्य, इसे अगर हमें टर्मिनेटिंग बदलना है तो अब आगे क्या कर लेना चाहिए? ऊपर नीचे से दोनों में 5 और 2 से मल्टीप्लाई। आप बताओ, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई। बोलो। 5 बार 2 2 की पावर 5, क्योंकि तभी तो 5 जोड़े बनेंगे। और ऊपर जो तुम 32 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो जो आना होगा आ जाएगा, और नीचे 1 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे, फिर उतने जीरो लगा देना पीछे। सर अगर वहाँ पे 2 to the power 2 होता है तब भी नहीं बता सकते हैं? अगर 2 to the power 2 होता तो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताया तो मल्टीप्लाई के बाद ही जा सकता है। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखिए। दैट इज, अगले एमसीक्यू पे आ जाओ। सैंपल पेपर 6। तो इसमें वो कौन सा ऑप्शन होगा सर? ए होगा ना? क्या चीज दी है बताओ? यही करिए बहुत मतलब राइट एक्सप्लेनेशन। अभी देख लेते हैं। सो ये तो टर्मिनेटिंग है, सही बात है। तो और नॉन नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है, ए होगा। ओके, ना बात ना करें। अब देखो 6 पे हम लोग करते हैं। तुमने अर्पिता जब उसमें 4 के मल्टीपल थे तो 4 के मल्टीपल क्या होते हैं? 4, 8 और 12 होते हैं। तो 3 केसेस ऐसे हुए तो 3/15 हुआ। तुम 3/15 आंसर ढूंढ रही थी, वहां 1/5 था। इतना तो ध्यान दो, ये कहीं 3/15 है नहीं, बोलो 3/15 देगा कोई आंसर? 1/5 बगल में लिखा। अच्छा, सो 30 कार्ड्स हैं सेम साइज के। One card is taken out. What is the probability that the card selected is not divisible by 3? Yes. ऐसे 1 से 30 तक में कितने कार्ड होंगे जो 3 से ना डिविजिबल होते हैं? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि 3 से डिविजिबल कितने होंगे 1 से 10? दैट इज, ऐसे 1 से 30 तक है तो वही 3 का टेबल पूरा है। 3 का पूरा टेबल उसमें आ गया। 10 अगर डिविजिबल है तो 20 ठीक है। अब देखो कि सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। सेकंड का ग्राफ देखो कि हाँ, ये 2 पॉइंट दिए हैं, A 3 4 है। ये डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है, दैट इज K और 6 है। कई बार ये दे देगा कि इसका मिड पॉइंट या इसका सेक्शन फार्मूले से आने वाला पॉइंट एक लाइन से होकर जाता है, ऐसे बता देगा। ठीक है, मान लो जैसे वो कह दे, एक क्वेश्चन देखो फिर हम इस पे आएंगे। मान लो, ठीक है, द पॉइंट, द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन सेगमेंट, वो रेखा जो इस रेखाखंड के मध्य से प्रतिच्छेदित होती है, वह इस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उसका ये बिंदु बताओ। आप भी सुनो, टेक लगाने वाली सौम्या, सभी लोग सुने, बात समझ आई? सो पहले तो क्वेश्चन रिपीट करो जो मैंने बोला, तब मुझे पता चल जाएगा कि तुम इसके बावजूद भी सुन रही थी। The line passing through a line segments intersects the line in the ratio of 2/1. Then find the point. Then find the point. इसका समझ में आ गई बात कि नहीं? जरा चेक करो कि के लिए हमें पता करना है। सो हमें यहाँ कुछ भी दे सकता है, मान लो 1 भी दे सकता है, ऐसे कुछ भी दे सकता है कि जो ये लाइन जा रही है वो इसको 2:1 के रेशो में काट देती है। फिर हम इस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे।
तो अब तुम इसको क्या मानो, लेट द डिजायर्ड पॉइंट इज एच के, क्या मान लो, एच के तो नहीं मान सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं अभी मैं एक इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये डिलीटेड पोर्शन का है लेकिन ये कई जगह पूछा गया है, किसी भी रेशो में दे सकता है, मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में तुम इसे और कुछ मान लो, एम एन ना मान लो, चलो और ए भी मानना चाहते हो, ए भी ले लो, x, y अच्छा है। एक्स कॉमा वाई वो उसमें है इसलिए नहीं ले रहे, मतलब हमारे वो पॉइंट्स क्या हैं, मतलब वो लाइन की इक्वेशन दी है और हमें इतना बताया कि इस रेशो वो जो लाइन है वो इन दोनों को मिलाने वाले को 2 1 में डिवाइड करती, तो k की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए कि वो 2 1 में डिवाइड करे, चेक करो। मैं सेक्शन फार्मूला अब देखो क्या ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा, क्योंकि ए बी इधर देखिए रोमिल, ए बी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं कर पाएगा, करेगा, कर लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, बोलो हमारे इसको सेक्शन फार्मूला आप बताओ, आपने उस दिन पूछा था बाद में रुक के, यही सवाल तो पूछा था, हाँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, जब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई की जगह हम रख सकते हैं ना, उसी लाइन पे ही तो पॉइंट है। अब जरा देखो ए बी को क्या लिख सकते हो, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब लगाओ सेक्शन फार्मूला, अब क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सही है। और वहां देखो दैट इज 2 6 और प्लस 1 इंटू 1 into 3 1 अच्छा हाँ 1 into 2 प्लस 1, ये सही है, बिल्कुल सेक्शन फार्मूला लगा दिया, हाँ m x2 n x1 है बिल्कुल वही बात। अब हम कंपेयर करें तो बताओ a किसके इक्वल है यहाँ से, 2k plus 3 by 3 2k plus 3 by 3 now ab is equals to 2k plus 3 by 3 and next one is 12 plus 4 by 3, so ab is equals to that is 2k plus 3 by 3 और ये कितना हुआ 16 by 3, दोनों को कंपेयर करो, a is equals to 2k plus 3 by 3 and b 16 by b तो आ गया ना, b को वहां रख दो, a आ जाए, उस पहले वाले की जरूरत नहीं है, फिर उस a के आने के बाद a यहाँ रख दो, क्या आ जाए, या तुम ऐसा करना चाहते हो a प्लस बी करना चाहते हो, चलो ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2k प्लस 3 बाई 3 और प्लस 16 बाई a प्लस बी क्या है, तो 2k प्लस 3, so 2k plus 19 by 3, so 2k plus 19 it is equals to 3, तो 2k is equals to minus 16, तो k is equals to, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट से गुजरता हो, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, तो k7 आएगा, k7 आ जाएगा, सर तो इन दोनों का मिड पॉइंट से आप पास करा लेना और आंसर बतानी है, ध्रुवांशी की k7 आ जाएगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट है। आगे देखो, ये भी 3 सो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार देखिए, तो 21 बाई एक्स प्लस 47 बाई वाई इज इक्वल्स टू 110 और 47 बाई एक्स प्लस 21 बाई वाई
तो 47 बाई एक्स प्लस 21 बाई वाई इट इज इक्वल्स टू 162। अर्पिता, इस सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाए? 1 बाई एक्स को p मान लिया, 1 बाई वाई को q मान लो। वो भी ठीक है, लेकिन इनके पास जो है ऐड कर लो, ऐड- एक बार ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक बार ऐड कर लो। आप इधर ध्यान दीजिए, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? उसको पढ़ाने के चक्कर में मत पढ़ो, हमने इसीलिए तुम्हें अलग बैठाया था। तुम पूरा ध्यान धर्मेंद्र पे लगा रहे हो, जबकि वो कहीं पिक्चर में भी नहीं है टॉपर की लिस्ट में। अब देखो, दैट इज 68 बाई एक्स। आगे की क्वेश्चन बताओ एकलव्य। ये भी क्या कर रहा है? बताओ, जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। तुम्हारा संग गड़बड़ है ना, तभी तो गड़बड़ हो रही है। इसका बताओ 68 सर ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जब इनका कोफिशिएंट आपस में एक्सचेंज हो तो उनको दोनों को एक बार जोड़ो, जैसा प्रबलीन ने बताया, और एक बार घटाओ। जोड़ भी दिया। हाँ, जोड़ दो ना। 21 बाई एक्स प्लस 47 बाई एक्स, जब दोनों का डिनोमिनेटर एक है तो ऊपर ऊपर की चीज जुड़ जाएगी। अच्छा, हमने लाइन खींची तो मुझे भाई लाइन खींचा, ऐड हुआ। बताओ ऐड में क्या होता है? एडिंग हाँ है ना। सर, वो मुझे आ गया, वो लाइन खींची। अच्छा, यहाँ बताओ। कुछ एलसीएम टाइप ले रहे हो। 2 272 सही है। 1/68 से तो 1, अब इससे क्या पता चला? 68 से कट रहा है। ठीक है, 68 बाहर ले लो तो बोलो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई क्या हुआ? 272। तो बोलो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई क्या हुआ? इसमें डिवाइड करो, कितना हो रहा बताओ? क्या 4 नहीं आ जाएगा? अब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट तो करो। 21 बाई एक्स प्लस 47 बाई वाई, और रिड्यूसिबल मेथड से भी कर सकते ऐसे हैं। क्वेश्चन में हमेशा जब प्लस और माइनस करते हैं तो एक नंबर से सब डिविजिबल होता है ना, जैसे इसमें 68 से सब डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में होता ही है ना कि एक नंबर से डिवाइड हो जाता है सब, एक नंबर से सब डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इसमें 68 और इसमें भी 68, तीनों से डिवाइड होता है। एक सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन है, ऐसे नहीं ये बनेगी है ना, हमेशा। जरा ये देखो, सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा यहाँ से? सर अगर वो 21 और 47 सेम नहीं होते हैं तब फिर एलिमिनेशन मेथड। ये तो ऐसे दिया ना, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आपको नहीं वो करेंगे। बताओ कितना हुआ? माइनस 26 बाई एक्स, और यहाँ कितना हुआ बोलो? प्लस 26 बाई, और यहाँ पर 52। तो अब इसको क्या करेंगे बताओ? 26 कॉमन ले लो, बी मानो या ना मानो, तुमको तो ऑब्जेक्टिव करना है। अब अगले स्टेप में सॉल्व होने वाला है। 1 बाई वाई माइनस 1 बाई से 26 से माइनस ले लो कॉमन, या ऐसे ले लो। तो हमने 26 कॉमन ले लिया, माइनस 1 बाई एक्स प्लस माइनस में 52 होगा ना, माइनस का लिखो 52, तो माइनस 52। फिर यहाँ माइनस भी कॉमन ले लो, है नहीं? तो माइनस आ रहा है तो क्यों ना माइनस भी कॉमन ले लो, हटा दो उसको। तो 1 बाई एक्स माइनस का ये 2 आ गया। अब बोलो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई क्या था? 4। अब इन दोनों को रखो तो बोलो 2 बाई एक्स क्या हुआ? तो x इज इक्वल्स टू, x वहां ले जाओ, और 2 बाई 6, तो 1 बाई 3। ये तो x हो गया ना। अब इसी में किसी में x की जगह 1 बाई 3 डाल दो, और माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 2। तो 1 बाई 3 माइनस 2 इज 1 बाई वाई। 3 ले लीजिए, और दिस कम्स एज, तो क्या माइनस 5 बाई 3, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ? कहीं गलती हुई, चेक करो। ये ना बोलो, ओके ओके, ये बहुत अच्छा बता दिया। बोले नीचे x है तो 1/1/3, x की जगह 1/3 रखो। ये कहना है पूरे की जगह क्यों रख रहे? नहीं, ऐसे तो गलती हो जाए। तो फिर कितना हुआ? 3 माइनस 1/5। तो फिर बोलो 3 माइनस 2 इज 1/y। तो 1 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या ऑप्शन हुआ? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सो आवर ऑप्शन इज बी। That comes as
ठीक है, बी इज द ऑप्शन। चलो अब एक सैंपल पेपर सॉल्व करो। 20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसके अलावा मैथ्स के हैं। और जो सेट लिया है मेरे पास मालूम है, अगर वही सेट लोगे तो फिर वो माना नहीं जाएगा। मतलब जो तो कर दिया था। तो मेरे साथ स्टैंडर्ड ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड एक ही है, बेसिक स्टैंडर्ड में मत जाओ। इसमें ठीक है सर, वो दे देंगे आपको भी। देखिए ना वही सेट ना मिला आपको, हाँ ये मिला हुआ है? चेक करो, मिला? बुक बंद कर दीजिएगा जो आपकी बुकलेट है। वो आपका देख लेंगे। मिला? टॉपर को 20 रुपए का इनाम है। बेसिक और स्टैंडर्ड एक ही है, कोई मेहनत नहीं करेगा आपके लिए। चलो स्टार्ट करो। नहीं इसमें नहीं करना है।